हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लोगों को पढ़ा हुआ टॉपिक होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे को दिया जाता है तो उसे ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। लेकिन कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं जो हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इंडिकेशंस क्या है गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के? एक तो सीवियर एनीमिया, सेकेंड है हेमोरेज, ठीक है, शॉक, हीमोफीलिया, कोगुलेशन डिसऑर्डर, कोई भी ऐसी चीज जो जान को खतरे में डाल सकती है, तो उसके लिए हम तुरंत ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि बॉडी नेचुरली ब्लड कंपोनेंट्स को या ब्लड को दोबारा बना दे। हैजर्ड्स क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के? ये नया टॉपिक है। देखिए, एक तो आपको ये तो आपको बताया, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इमीडिएट रिएक्शन हो सकती है या डिलेड हो सकती है। इमीडिएट में आपको क्या मिलेगा? हीमोलाइटिक रिएक्शन, यानी कि रॉन्ग ब्लड ग्रुप आपने चढ़ा दिया। ये सुनने में लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। और इसके बहुत बेसिक कारण होते हैं कि मान लीजिए जो ब्लड बैग आया है उस पर गलत लेबल चिपका हुआ आया, या जिस पेशेंट के चढ़ना था उसका ब्लड ग्रुप हुआ और वो ब्लड ग्रुप किसी और की फाइल में चढ़ गया। तो इसमें ना मैनुअल एरर बहुत होते हैं। कोई जानबूझ के नहीं करेगा, कोई भी टेक्नीशियन या कहीं भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होगा कि कोई गलत चढ़ाने के लिए कॉन्शियसली कोशिश कर रहा है, लेकिन ह्यूमन एरर हो जाता है और उसको होते ही पूरी कहानी खराब हो जाती है। कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी मिल सकते हैं, कुछ नॉर्मली फीवर भी आता है। कई जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनको जब हम प्रॉपर ट्रीटेड ब्लड भी चढ़ाते हैं तब भी आ जाता है। और एक और इसमें खतरनाक कंडीशन है एयर एम्बोलिज्म। अगर सही से ब्लड नहीं चढ़ा और ब्लड में एक हवा का बुलबुला आ गया, जिसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं, वो कहीं भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी इंट्रावेनस कुछ भी चढ़ाया जाता है तो पहले ये मेक श्योर किया जाता है कि एयर बबल ना हो उसमें कोई। फिर होगी डिलेट रिएक्शन। इमीडिएट तो वो मिलेंगे जो तुरंत के तुरंत पेशेंट को दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। डिलेट में क्या होता है, कई बार 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे। जनरली डिलेट रिएक्शन जो प्रॉपरली शुरू होती है वो 12-14 घंटे के बाद शुरू होती है और 24 घंटे में अपनी फुल दिख जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ गया कि जो ब्लड पेशेंट के चढ़ा उसमें इन्फेक्शन था और उसकी वजह से होस्ट को भी रेसिपिएंट को भी प्रॉब्लम हो गई। HIV मान लीजिए उसमें था, हेपेटाइटिस बी या सी था, सिफिलिस था, मलेरिया था। अच्छा, ये जो 5 टेस्ट होते हैं ये बेंचमार्क है इंडिया में स्क्रीनिंग के लिए। यानी किसी का भी ब्लड, कोई भी ब्लड बैंक अगर लेगी तो सबसे पहले वो ये 5 टेस्ट लगाएगी कि उस ब्लड में HIV का इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी का नहीं है, सी का नहीं है, सिफिलिस है, मलेरिया है। कई बार क्या होता है, जैसे आयरन ओवरलोड कैसे होता है कि जिन पेशेंट की कंटिन्यू डायलिसिस चल रही है, उनका बार बार डायलिसिस की वजह से ब्लड उनको चढ़ रहा है, तो आयरन बॉडी में इकट्ठा हो जाता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई जगह ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन भी मिलता है कि मान लीजिए जो ब्लड चढ़ा या ब्लड का कंपोनेंट चढ़ा वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो उसके अगेंस्ट ही रिएक्ट करना चालू कर दे। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वो यही आएगी कि अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, क्योंकि ये हमने फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ा था, एबीओ ग्रुपिंग, और उसके अगेंस्ट ही पूरा ब्लड रिएक्ट करना चालू कर देगा। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो ब्लड ग्रुपिंग करी जाएगी उसकी, एबीओ कौन सा है, आरएच फैक्टर देखा जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उसकी हम क्रॉस मैचिंग करेंगे कि ये ब्लड और ये फैक्टर्स जो हमको मिल रहे हैं ये किस रेसिपिएंट में लग सकते हैं। ठीक है, और 5 आपको ये स्क्रीनिंग याद करनी है और ये एफएमटी में भी काम आएंगे आपको और अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे। HIV की, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मलेरिया, इन चारों की हम करते हैं हर, मतलब एवरी, उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये आपको याद कर लेना है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? कंसेंट ऑफ पेशेंट चाहिए होती है उसको ब्लड चढ़ाने से पहले, और अगर आप उसकी कंसेंट के बिना चढ़ाते हैं तो लीगली ये असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। असॉल्ट एक बहुत सीरियस ऑफेंस होता है। तो इसलिए अच्छा, तो कुछ इसमें ये ध्यान रखना होता है क्योंकि हम किसी की लाइफ का यहाँ पे सवाल है, तो डॉक्टर को ये खुद स्क्रीनिंग इसमें करनी होती है कि क्या ये ब्लड सही है, चढ़ने लायक कि नहीं है। और अगर गलत ब्लड ग्रुप आप चढ़ा रहे हैं, किसी भी वजह से चढ़ गया, वो मैनुअल एरर, टाइपिंग एरर,
या बेसिक लापरवाही की वजह से, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी, ठीक है। और ब्लड बैंक जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर आती है। अच्छा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जनरली हर किसी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है जो जीवन भर आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। तो इट इज बेटर कि इसको एक बार समझ के याद कर लीजिए, जिससे कि हर साल आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो 3 कॉन्सेप्ट हैं इसके जो हमने देखे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि क्रॉस मैचिंग कंपलसरी होती है। 5 टेस्ट है जिसकी स्क्रीनिंग इंडिया में होगी होगी। इंडिया में इन 5 की चलती है, विदेशों में कुछ और चलती होगी। कंसेंट आपको चाहिए ट्रांसफ्यूजन से पहले। अगर आप कंसेंट नहीं लेंगे तो वो असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन करते टाइम ए टू जेड कोई भी एरर होता है तो वो मेडिकली आपकी लायबिलिटी है, लीगली आपकी लायबिलिटी है, आप जिम्मेदार होंगे। यानी जो डॉक्टर वहां पे ट्रांसफ्यूजन कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, चाहे कुछ भी एरर हो। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर ये सारा ब्लड बैंक आती है। इतना ही था इस चैप्टर में, जितना मैं इसको डिटेल में समझा सकता था समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।